नमस्कार भाइयों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा 450 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब आगे उसके आगे बातचीत करेंगे। 451 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। 451 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी और गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, शून्य होगी। तो आंसर हो जाएगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 के बाद क्वेश्चन नंबर 452 हम लोग बातचीत करेंगे। 452 नंबर क्वेश्चन क्या है? 452 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो यानी m इंटू ए के गुणनफल को क्या कहते हैं? F बोलते हैं। F बराबर m इंटू ए बल कहते हैं। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 452 के बाद 453 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसको सेट कर देते हैं और थोड़ा ये अब ओके, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक नियम गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तृतीय नियम कौन सा होता है? हमें पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। देखते हैं कौन सा व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च करना, पहले पूरे देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, बस के अचानक चलने और यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना। सबसे पहले तो हम देखते हैं तीन नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व। दूसरा क्या है? संवेग। और तीसरा क्या है? तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये हो गए तीनों। पहला है जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे को संवेग का नियम कहते हैं और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रॉकेट का लॉन्च करना, तो सबसे पहली बात है रॉकेट का लॉन्च करना, यानी कि जितना ही वो आगे के जाएगा उतना ही पीछे थ्रस्ट लगाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बस के अचानक चलते पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना। जब हम पैदल मारना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद को थोड़ा हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 453 के बाद 454 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 454 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ठीक है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो कौन से नियम को दर्शाएगा? तो गति का तीसरा नियम है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 454 के बाद 455 नंबर, आइए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शा यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। रॉकेट का आगे बढ़ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और क्या कह रहा है, नाव खेलने के बाद बांस से जमीन को दबाना क्रिया प्रतिक्रिया का ये भी नियम है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 455 नंबर। 455 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या बोलता है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो आंसर है न्यूटन की गति विषयक तीसरे नियम थे। कि कहाँ पर लिखा है तृतीय नियम, यह है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ए नंबर है, यानी इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट 455 के बाद 456 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 456, क्वेश्चन नंबर 456 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है।
यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो आंसर है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये बोले तो गति का तृतीय नियम। ठीक है ना। गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग का है। न्यूटन गति बेसिक दूसरा नियम संवेग के बाद संवेग के बारे में बताता है। प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? जड़त्व के बारे में बताता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 456 के बाद 457 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है 457 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो इसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति में व्याख्या करता है? तो आंसर है जड़त्व के कारण ऐसा होता है। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 457 नंबर, अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्नगत कथन इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 458 नंबर, क्या कह रहा है 458 नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। ठीक है, यदि वह नाव तट की ओर चलाता है तो नाव क्या होगा? तट से दूर चली जाएगी। ठीक है ना, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलाता है तो नाव क्या होगी? तट से दूर की ओर चली जाएगी। ठीक है ना, क्या कह रहा है आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में किनारे तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक है ना। न्यूटन के तृतीय नियम में जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा यानी कि क्रिया करेगा तो उसके विपरीत पर क्रिया लगेगा। ये वो आगे की तरफ जाएगा व्यक्ति तो उस पर विपरीत बल लगेगा, तो वो विपरीत जाने लगेगी। ठीक है ना, तो जिससे नाव क्या है? तट से दूर चली जाएगी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 459 नंबर है, क्या कह रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या बोलता है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। ठीक है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। कौन से नियम का है? तो तृतीय नियम का है। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कहाँ है? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 459 के बाद 460 नंबर को बातचीत करेंगे। चार 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 460 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख रहे हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? किस स्थितियों पर लागू? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे को कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ये होता है, लागू होता है इस पर। ये एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब वह अचानक चलती है, गलत है क्योंकि ये जड़त्व का नियम है, पहला नियम है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। नेक्स्ट क्या है? तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे खींचता है, ये भी नहीं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे 460 के बाद 461 नंबर हम लोग बातचीत करते हैं। अब ये नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तेजी से आती हुई एक क्रिकेट गेंद को पकड़ समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ पीछे की तरफ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, ये नहीं है।
जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये भी नहीं है। जब बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये भी नहीं है। रॉकेट लॉन्च करना ये है, ठीक है ना। तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। 461 के बाद 462 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 462 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? गति का पहला नियम, यानी जिसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है ना। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 463 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 463 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो आंसर है, हमें पता है, जड़त्व का नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ये सेकेंड लॉ है संवेग का नियम, और थर्ड लॉ क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, 463 के बाद 464 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 464 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 464 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइए देख रहे हैं। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की nth घात, कौन सी घात? nth घात के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इज द 1 होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, यह हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर तीव्र गति से निकलती है, अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है, ठीक है ना। रॉकेट की गति प्रोपोर्शनल टू गैसों की चाल की पावर n, गैसों की चाल की पावर n है, ठीक है ना, जहाँ n इक्वल टू क्या है? 1। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 465 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, ठीक है। आगे बातचीत करते हैं। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेला है? तो सीधी सी बात है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सेम बल से ही धक्का देगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर ए नंबर आ जाएगा, यानी 50 न्यूटन, ठीक है ना। यानी पहले आदमी ने दूसरे आदमी को दिया 50 न्यूटन का बल से धक्का, तो दूसरा आदमी भी पहले आदमी को देगा 50 न्यूटन के बल से ही धक्का, यानी कि सेम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम। आगे बातचीत करते हैं। 466 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, क्यों नहीं सिद्ध होते हैं? सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर, ठीक है ना। कणों के लिए सिद्ध नहीं होते हैं, क्यों नहीं सिद्ध होते हैं? कब नहीं सिद्ध होते हैं? तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर, मतलब जब कोई कण जब है प्रकाश के वेग की गति से लगभग गति करते हैं, तब ये न्यूटन के नियम क्या है? अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है ना। न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद समझ गए होंगे
467 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 467 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्राणोद होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है ना? ठीक है। क्या कह रहा है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैसें उत्पन्न होती हैं। समझिएगा, यह पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती हैं, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्राणोद स्थिर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 468 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या बोल रहा है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व तो बोलते हैं। इसको कई बार हम लोगों ने समझा है, आइए देख लेते हैं। वाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, उसी को जड़त्व तो कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? जड़त्व के नियम को हम क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो आंसर है गति। ठीक है ना? ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ठीक है ना? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता है? तो जड़ता के कारण। ओके, मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर जड़ता या जड़त्व के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था यानी विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, 471 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर जड़त्व कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 472 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 472 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसे गतिशील में रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। 473 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 473 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? ठीक है, सॉरी। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्यों जारी रखता है? तो वो उसकी जड़त्व के कारण
ठीक है ना, जो उसे उसका जो गति का जड़त्व है उसे रुकने नहीं देना चाहता है, वो लगातार उसको दौड़ाना चाहता है। तो क्या है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे 474 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर है सर आइजैक न्यूटन। ओके, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। 474 के बाद 475 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 475 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण होता है, तो आंसर है जड़त्व के कारण। ठीक है, 475 के बाद क्वेश्चन है 476 नंबर। 476 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिर जाता है। यह किस नियम को बताता है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा, जड़त्व का नियम। ठीक है, 476। अब देखेंगे 477। 477 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करते हैं। एक बार इसका 476 का डिस्क्रिप्शन आइए हम थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, प्रत्येक अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, और जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करें क्वेश्चन नंबर 77 नंबर 477 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है। ठीक है ना। तथा भार घटने पर वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन, बल यानी फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया हम लोग बातचीत करेंगे अब। सॉरी, बल समीकरण F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या कह रहा है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, अर्थात परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर m इंटू ए के समतुल्य होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग की दर के बराबर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल क्या होगा?
तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल क्या होगा, कुल बल कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं। क्या पता, हमें पता है F बराबर होता है, F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। F बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर, F1 का 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस F2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2, F1 कितना है 10, F2 कितना है, F2 कितना है 5। अब आगे मेन बात अब यहाँ पर आती है, दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, यानी उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 10 का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 दूना 10, 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना आ जाएगा, 100 और 25 और 100 कितना आ जाएगा, 225। तो 225 अंडर रूट, आगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 225 आ जाएगा। तो 225 के बाद ये कितना है, ये इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। हमारा क्या अंडर रूट 225 आ रहा था ना, 225 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 15, तो 15 आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? सॉरी, 479 के बाद 4, अगर दोबारा देखना हो तो एक बार आप और देख सकते हो, इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही दिया है, सेम कह रहा है, कॉस जीरो का मान 1 है, ठीक है ना, सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके ना। ठीक है, आगे बातचीत 479 के बाद 480 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 480 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या कहता है, यदि एक अहम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होगा, किसके समान होगा, तो वस्तु के वजन के बराबर। आंसर इज द बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई जितना उसका वजन होगा उसको उठाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, उतना ही चाहिए, कम से कम उतना तो चाहिए ही, अगर उससे कम अगर बल लगाएंगे तो उठेगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 481 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से क्या है, गतिशील है, जो क्या है, त्वरण ए से गतिशील है, त्वरण ए से गति है, क्या एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, F बराबर m इंटू ए, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 482 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण कितना हो जाएगा, 180। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, इनके बीच एंगल 180 हो जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 करेक्ट हो जाएगा। 482 के बाद 483 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 483 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो आंसर है द सी, बल। 483 हो गया। अब 484 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 484 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो, सी नंबर बल। अगर कोई बल न लग रहा हो तो वह सतत चाल से गति करती रहती है। नेक्स्ट 484 के बाद 485 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में
कभी अकेले नहीं होता है। बल क्या होता है? अकेले नहीं होता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 485 के बाद 486 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 486 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। आंसर इज द ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 नंबर। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। कहाँ है द्रव्यमान गुणित त्वरण? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 487 व 488 नंबर द्रव्यमान गुणित त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल होता है। ठीक है, 489 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आंसर नंबर है क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है क्षेत्रफल पर। प्रतिबल बराबर होता है, हम जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल पर भी निर्भर, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, तो बल तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आंसर करेक्ट। 489 के बाद 490। 490 और प्रतिबल का जो क्या होता है, प्रतिबल का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। 490 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे, क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? कौन सा कथन लागू होगा? मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान, तो एम बराबर क्या दिया होगा? 10 किलोग्राम। ठीक है, और 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, एफ बराबर कितना? 10 न्यूटन है। ठीक है, तो कौन सा कथन लागू होगा? तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एफ बराबर कितना दिया है? 10। एम बराबर कितना होगा? 10 इंटू ए। ए बराबर कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा त्वरण का। ठीक है, तो कहीं पर लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से नहीं, त्वरण से गति करेगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, कहीं पर है सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। त्वरण का वैल्यू कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति करेगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 490। 490 का क्या है? सही है, तो आंसर है सी नंबर सही है 490। 491 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 491 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे? तो सीधी सी बात, खींचा जा रहा है तो खिंचाव बल कहेंगे या खिंचाव बल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 492। 492 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है, वो निकालना है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कह रहा है। टी बराबर दिया है 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड। ठीक है, एम बराबर क्या दिया हुआ है? 5 किलोग्राम। ठीक है, और हम जानते हैं एफ बराबर होता है एम इंटू ए। हमें एक चीज़ पता है कि ए बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी।
ठीक है ना। वेग परिवर्तन क्वेश्चन परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी की दर यानी कि समय टी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, डेल्टा वी का मान कितना है, 4 से 7 हो रहा है यानी कि 3, 7 - 4 = 3, डेल्टा वी हो गया, अपॉन डेल्टा टी कितना 2 सेकेंड है ना, तो डेल्टा टी का मान 2 सेकेंड तो है। तो आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या। अब हमको ए का वैल्यू समझ में आ गया। ए का वैल्यू क्या आ गया, हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। ए का वैल्यू हमें पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पुट कर दिया, ठीक है ना। अब डेल्टा वी का वैल्यू दिया है, डेल्टा वी यानी कि v2 माइनस का v1। v2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और v1 का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी v2 का वैल्यू दिया है 7 मीटर पर सेकेंड, और v1 का वैल्यू दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी 7 - 4 तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। इनका क्या आ गया, डेल्टा वी यानी डिफरेंस आ गया, अपॉन डेल्टा टी। 2 सेकेंड की अवधि के लिए है तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। आगे अब उसके आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या बात बल का वैल्यू निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले मेन चीज़ क्या था, ए का वैल्यू हमने निकाल दिया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल आया तो आंसर आ गया। हमें पता है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है ना। तो अब एम का वैल्यू दिया है 5, ए का वैल्यू है 1.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 75 आ जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 7.5 न्यूटन कहीं पर दिखा हो वही सही हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो दोबारा बैक करके देख लेना। आगे बातचीत करते हैं 493 नंबर क्वेश्चन। 493 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। आगे क्या कह रहा है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल निकालना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या दे रहा है, पहले उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। क्या दे रहा है, वेग दे रहा है, वेग कितना दे रहा है, यू बराबर कितना दे रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यू बराबर हो गया, ठीक है। 100 ग्राम की, ये एम का वैल्यू दे रहा है, एम की वैल्यू भी लिख दिया, कितना दे रहा है 100 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और टी का वैल्यू दिया हुआ है टी बराबर 0.05 दिया हुआ है, ठीक है। और इतने सेकेंड में रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो यानी अंतिम वेग v बराबर 0 दिया हुआ है। औसत बल निकालना है, हमें औसत बल निकालना है, बल यानी कि फोर्स निकालना है। हमें पता है F बराबर होता है m इंटू ए। अब हमारे पास m का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 100 ग्राम, बट केवल एक ही बात चाहिए हमको, ए का वैल्यू चाहिए। ये जितनी सारी कहानी दिया है, u दिया है, t दिया है, b दिया है, ये हमारी किस लिए दिया है, हमको a निकालना है। वही फार्मूला हम v बराबर u + at लगा देंगे तो आराम से हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। गति का समीकरण हमें पता है, v बराबर u + at। वन मिनट। हमें पता है गति के समीकरण का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग ने देख लिया। अब हमें पता है एक गति का समीकरण पहला हो गया होता है v बराबर होता है u + at, ये फार्मूला हमें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। v बराबर आ जाएगा u का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया हुआ है, v का वैल्यू हमें क्या है, रोक दिया जाता है तो 0 है, ठीक है। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 30 है, at a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, निकालना है, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 0.05,
ठीक है ना। चूँकि इसमें क्या है कि इसको हम रोक रहे हैं, ठीक है ना, पहले वेग इतना दिया उसके बाद नीचे रोक रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब पलट लेंगे, यानी कि 0.05 ए बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बराबर आ जाएगा 30/0.05, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 30/0.05। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटा देंगे जब, तो क्या होगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 6 डबल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, ऊपर से क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, है एफ बराबर एम इंटू ए, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ बराबर एम इंटू ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि जो हमें ए का वैल्यू है, देखिए हम लोग फिर से एक बार स्टार्टिंग से फिर से डिस्कस करते हैं। वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। वी बराबर 0 है, ए बराबर क्या है, यू बराबर 30 है, और प्लस ए। इसमें क्या होता है, अटेंडम लोग वो धीरे धीरे रुक थोड़ी ना रही है, मंदन नहीं है इसमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस का ही साइन रहेंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर प्लस में ही रहेगा, टी बराबर 0.05, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30/0.05, दशमलव से एक डबल जीरो इधर आ जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो 5 6 30, 6 बार जाएगा और डबल ज़ीरो, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, ए बराबर कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है एफ बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है 100 ग्राम, 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम को किलोग्राम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, इंटू एम इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, 600 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्योंकि 600 क्या है, माइनस में है, तो ठीक है ना, आगे 600 किस में है, ये सॉरी इधर इधर कर देंगे, 600 किस में, एक बार 600 किस में, माइनस में, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 6 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 60 न्यूटन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको पता था, हमने ए का वैल्यू निकाल लिया था, कितना आया था, दोबारा देखते हैं। ए का वैल्यू कितना आया था, 600 माइनस का 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि इतना उसमें मंदन लग रहा है, ठीक है ना। पहले हम उसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, हमें क्या पता पहले कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस का 600 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसमें मंदन लग रहा था, ठीक है ना, रिटार्डेशन जिसे बोलेंगे। तो एफ बराबर एम इंटू ए किया, एम का मान कितना है, हमने 100 ग्राम है, बटे 1000 कर दिया किलोग्राम में चेंज करने के लिए, इंटू ए का मतलब कितना है, 600, ये किस में है, माइनस में है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 60 न्यूटन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ऑलरेडी मैं 3 बार बता दिया, समझ में आ ही गया होगा। 494 के बाद 494 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 494 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल F बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। एम का वैल्यू कितना है, 2 है, ए का वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन कहीं पर लिखा हुआ है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 494 के बाद 495 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 495 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हम्म 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक है,
आइए बातचीत करते हैं। m का वैल्यू क्या दिया है 100, m का वैल्यू क्या दिया है, m बराबर कितना है 100 किलोग्राम। ठीक है, गति 5 सेकेंड में, यानी t का वैल्यू दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, यानी v दिया है तो v1 दिया है 5 और v2 दिया है 15, तो हम सीधे डेल्टा v निकाल लेते हैं। डेल्टा v बराबर 15 माइनस का 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमें पता है f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है m इंटू ए। अब हमको m का वैल्यू तो पता है 100 किलोग्राम है, बट a का वैल्यू हमको नहीं पता है। a का वैल्यू निकालना है तो a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है ना। डेल्टा v का वैल्यू कितना है, क्या है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है, यानी कि 10 का आ गया डेल्टा v का वैल्यू। डेल्टा t कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में 5 ये हो जाएगा, 5 से 5 गुना 10 2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमारा केवल फार्मूला लगाना है, a का वैल्यू कितना आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है f बराबर होता है m इंटू ए। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 100 किलोग्राम। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। कहीं पर लिखा है, बस डी नंबर में लिखा है डी ऑप्शन पे, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 200 न्यूटन। 495 के बाद 496 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सेम लिखा हुआ है, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 496 के बाद 497 नंबर, सॉरी 496 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। ठीक है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा गणना करें। F बराबर m इंटू ए। m का वैल्यू है 20, a का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80 न्यूटन। कहीं पर है, इधर ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 496 के बाद 497 नंबर क्वेश्चन। 497 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। हमें पता है F बराबर होता है m इंटू ए। F का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन, m का वैल्यू कितना है 50 किलोग्राम, a का वैल्यू निकालना है 50 दूना 100, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कहीं पर लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, आइए 497 के बाद 498 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा की गणना करें। ठीक है, हमको f का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन पहले हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले a का वैल्यू हम निकाल, f हमें पता है f बराबर होता है m इंटू ए। हमको बल की मात्रा निकालना है, तो हमको हमारे पास m का वैल्यू होना चाहिए और a का वैल्यू होना चाहिए। m बोले तो द्रव्यमान और a बोले तो त्वरण। हमें पता है f बराबर m इंटू ए, तो हमें m का वैल्यू द्रव्यमान दिया हुआ है, a का वैल्यू हमको निकालना है। a का वैल्यू निकालना है तो हमें पता है a बराबर त्वरण, a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। उम्मीद करता हूँ समझे, ये फार्मूला है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग कितना परिवर्तित हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना का अंतर है, 2 बदल रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, 2 हो गया। और कितने सेकंड में, 2 सेकंड की अवधि के लिए, तो 2 का 2 से बात आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। हमारा आधा से ज़्यादा यानी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एफ बराबर एम इंटू ए। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 किलोग्राम, ए का वैल्यू 1 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 न्यूटन कहीं पर लिखा हुआ है, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 498 के बाद 499 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 499 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 499 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं।
क्या कह रहा है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिमान है। तो वस्तु पर लगाया गया बल F का मान निकालना है। F बराबर m इंटू ए, m का वैल्यू है 25, a का वैल्यू है 8, 25 अट्टे क्या होता है 200 होता है। 200 न्यूटन कहीं पर है लिखा है, 200 न्यूटन इज द ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 499 के बाद अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे 500 नंबर क्वेश्चन की। 500 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण, आकार में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेजिडिटी, तो दृढ़ता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, रेजिडिटी कहलाता है। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोगों ने 500 क्वेश्चन तक बातचीत कर लिए हैं। नेक्स्ट अगले दिन बातचीत करेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।